खामोश सवाल बार बार कह रहे हैं कि क्यों ना हमें भी डीजीपी साहब के पास जाने दीजिए और हमें भी उनसे जवाब लेने दीजिए। वक्त आ चुका है। स्वागत कर रहा हूं आपका ब्रेक के बाद। डीजीपी साहब, सवाल आपसे है मेरा, आईपीएस ऑफिसर आप बन गए, क्या ये ख्वाब आपने तब से पाला जब आप स्कूल में थे? वास्तव में संजीव, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कॉलेज से पास आउट होने के बाद यह शायद मेरा छठा जॉब था। मैंने पहले एमएससी फिजिक्स करने के पश्चात हिंदू कॉलेज दिल्ली में भौतिक शास्त्र में अध्यापन का कार्य किया। तदुपरांत मैं डीसीएम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में कुछ समय उनके साथ मैंने बिताया, लेकिन वहाँ का एक माहौल ठीक ना पाकर कैनरा बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर मैं बेंगलोर और कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में रहा। तदुपरांत मेरा चयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी में हुआ और मैं मद्रास गया, लेकिन भारतीय वन सेवा में चयन होने के पश्चात मैं इमीडिएटली 1 माह के अंदर ही वहाँ से त्यागपत्र देकर भारतीय वन सेवा का अधिकारी बना, जहाँ 2 वर्ष का कार्य किया और उसके बाद मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया, जहाँ पिछले 34 वर्ष से मैं कार्यरत हूँ। डीजीपी साहब, जैसा आपने बताया, शायद धड़कनें उखड़ना लाजमी है। अगला सवाल फिर से आपसे करने जा रहा हूं। आपके अधिकारियों ने कईयों को पकड़ा, सलाखों के अंदर ठूस दिया। क्या डीजीपी हिमाचल भी कभी किसी के प्यार में गिरफ्तार हुए? जिस माहौल में, जिस समय में मैं कॉलेज में था और यूनिवर्सिटी में था, वह समय इतना ओपन नहीं था। जो आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैं कहूँ कि कभी भी मैं प्यार की गिरफ्त में नहीं आया, और मेरी एक जो विवाह है वह अरेंज्ड कम लव मैरिज है, क्योंकि शादी से पहले लड़की को देख चुके थे। लेकिन इसको मैं किसी प्रकार से प्रेम विवाह भी नहीं कहूँगा, तो अरेंज्ड मैरिज का ही यह एक हिस्सा था। तो मेरा मुख्य प्यार हमेशा शिक्षा और पुस्तकों से रहा है। डीजीपी साहब, ऐसा ना हो कि मिसिस मिन्हास भी प्रोग्राम को देख रही हो। सवाल हमारा ये था कि आप उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए। हाँ, तो आपको ही बोलना होगा। जी हाँ। चलिए, थोड़ा सा वक्त लगा, जवाब आया भी जरूर, वो जवाब हाँ में आया। चलिए, खुशी की बात है। डीजीपी साहब, पूरे पीएचक्यू में कहते हैं कि आपका हुक्म बड़ा लंबा चलता है। क्या यही हुक्म घर के अंदर भी चलता है? जो कार्यालय है वह संस्थात्मक कार्य चलता है। जहाँ तक पारिवारिक जिंदगी का सवाल है, मैं हमेशा मानता हूँ पति पत्नी एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। तो वहाँ हुक्म और हुक्मरान वाली बात नहीं है, वहाँ पारस्परिक सहयोग और मैत्रीचार्य की बात है। तो मैं वहाँ हुक्म की बात नहीं करता हूँ, वहाँ मैं सहयोग की बात करता हूँ। चलिए, सहयोग परिवार के अंदर भी मिलता है, पुलिस का भी मिलता है। अगला सवाल फिर से डीजीपी साहब से जानना चाहेंगे। सवाल बेहद जिद्दी है, उम्मीद है कि जवाब ही मिलना चाहिए। डीजीपी साहब, आप चाहें तो सवाल का जवाब ना दें, आप चाहें तो सवाल का जवाब दे भी सकते हैं। पहले खाकी डाली जाती थी, उसके बाद नीली वर्दी डालने का एक फरमान आया, उसको स्वीकार भी किया गया। अंदर खाते आप ही के डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर इस वर्दी को, नीली वर्दी को डालकर संतुष्ट नजर नहीं आते। कानून की बात करता हूं, क्या एक आईपीएस ऑफिसर के लिए जो जिस वर्दी का प्रावधान है, खाकी वर्दी का, क्या वो नीली वर्दी डाल सकते हैं? थोड़ा इसमें आप प्रकाश डालने की कोशिश करें।
संजीव, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। जब भी परिवर्तन की लहर किसी संस्था में दौड़ती है तो परिवर्तन प्रबंधन अपने आप में एक विज्ञान है, और खाकी वर्दी से नीली वर्दी का परिवर्तन पिछले 6 साल के समय से चला आ रहा है। पूर्व सरकार में निर्णय हुआ, उन्होंने इस निर्णय को अनुमोदन किया, लेकिन बीच में चुनाव के बाद नई सरकार आई। नई सरकार को फिर विभिन्न रैंक के कर्मचारियों को वर्दी डलवाकर दिखाई गई, उन्होंने अनुमोदन किया, और उसके बाद जब इसका नोटिफिकेशन हुआ तब नीली वर्दी बदली गई। जैसा मैंने कहा, परिवार में भी जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की हमेशा कुछ ना कुछ मुखालफत होगी, लेकिन अंतोगत्वा पूरी संस्था किस प्रकार से उसको देखती है, उस परिवर्तन को देखती है, उस ढंग से देखा जाता है। जहाँ तक आपने कहा आईपीएस अधिकारियों के संदर्भ में वस्तुस्थिति क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया था, क्योंकि प्रदेश पुलिस संस्था का वर्दी का रंग नीला कर दिया गया है। कुशल नेतृत्व की पहचान यह है कि प्रत्येक नेता अपने मातहतों के साथ उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। इसलिए आईपीएस यूनिफॉर्म रूल्स जो हिमाचल प्रदेश में आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं उनके लिए वर्दी बदल दी जाए। पहली बार उन्होंने इसके लिए मना किया कि प्रत्येक राज्य इस प्रकार की मांग उठाएगा, परंतु राज्य सरकार ने इस मुद्दे को दोबारा भारत सरकार के साथ उठाया है। तो जो वर्दी पहनने का कारण है ताकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर यह ना समझें कि आईपीएस अधिकारी हमसे अपने आप को अलग समझते हैं, इसलिए नीली वर्दी पहनना उनके लिए उपयुक्त समझा गया। डीजी साहब, बहुत बड़ा बदलाव आया। कहा यह भी गया कि ऐसा करने का एक फैसला और भी था कि पुलिस की छवि में कई हद तक सुधार आए, मतलब जो सेवाएं अभी हो रही है और बेहतरी तरीके से आए। क्या आपको लगता है कि इस बदलाव के बाद जो सोचना था इसके पीछे, जो भी सोच थी, वो कारगर साबित हुई? मैं हमेशा परिवर्तन के अनुरूप हूँ, और इस परिवर्तन के पीछे एक मानसिकता थी, क्योंकि खाकी रंग और ब्रिटिश समाज के समय की पुलिस शोषण और दमन के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह माना गया कि यदि हम अपना वर्दी का रंग बदलेंगे नीला, जो कि एक शांति का द्योतक है, पीस का द्योतक है, तो मानसिकता में परिवर्तन आएगा। और मैं इस बात के लिए प्रति वचनबद्ध हूँ, और मैं काफ़ी पॉजिटिव भी हूँ कि आने वाले 5-6 साल में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि और कार्य करने की पद्धति में बदलाव अवश्य आएगा। जब सवालों का जवाब से मुकाबला होगा, कई सवाल भी पैदा होंगे। एक आखिरी सवाल, डीजी साहब, हाल ही के दिनों में पूरा 1 महीना हो चुका है, हिमाचल में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ एक ड्राइवर का। कई दिन बीत जाने के बाद भी आपके जिला पुलिस का एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी उस घर में नहीं पहुंचा जिन्होंने अपने लाडले को खो दिया। चलिए, इस बात का मलाल भी नहीं रखा जाएगा। सुनने में आया कि इस पूरे मामले में आप पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं, पूरे मामले में आपकी नजरें भी टिकी हुई है। बात कामयाबी की करना चाहूंगा, क्या ये आप कहेंगे कि जल्द ही जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो सलाखों के अंदर होंगे? आपका क्या कहना है इस मामले में? आज भी मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला से इस मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था, और मैं ये हमेशा मानकर चलता हूँ किसी भी अधिकारी के लिए ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना एक चुनौती है, लेकिन निश्चित रूप पर मर्डर केसेस सॉल्व करने में समय अवश्य लगता है। इसमें भी हमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना हमें मिली है, और जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके माध्यम से जो सूचना हमें चाहिए थी, शायद अगले 1-2 दिन में हमें डंप के जरिए मिल जाएगी, और उससे कुछ ना कुछ हम आगे प्रगति पर होंगे। तो मैं काफ़ी विश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी हम अपराधियों तक पहुँच पाएंगे। चमन लाल जिसे सब कह रहे हैं, असल में उसका नाम चमन कश्यप है। आपका संदेश क्या है उस परिवार के लिए जो अभी भी मातम में डूबा हुआ है? संजीव, मेरी उस परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। परमात्मा करे ऐसा किसी भी परिवार के साथ कभी भी ना हो, लेकिन समाज का एक अपना ही रिवायत है। अपराधी अपने
शिकार के परिवार की ओर, शिकार की तरफ कभी नहीं देखता, वह केवल अपने अपराध की ही तरफ देखता है। मैं उनके परिवारजनों को सांत्वना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जिसने भी अपराध किया है उसको सलाखों के पीछे भेजना हमारा मुख्य कर्तव्य होगा, और किस प्रकार से हम भविष्य में आपकी सहायता कर सकते हैं विभाग कार्यरत रहेगा। डीजीपी साहब, मेरा मानना है, मेरा सोचना है, पहली बार खुल के आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, ये जरूरी भी था। एक टिप्स पूरे हिमाचल के आवाम के लिए दे दीजिए कि आपको उनकी जरूरत है, वो खुल के सामने आए और हिमाचल को कम से कम क्राइम फ्री और करप्शन फ्री स्टेट जरूर बनाए। डीजी साहब, मैसेज आपको ही देना होगा, उम्मीद है, भरोसा है, इसका असर भी दिखेगा। मैं हिमाचल प्रदेश वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका विश्वास हिमाचल प्रदेश पुलिस में है, और मैं उनको आह्वान भी करता हूं कि प्रत्येक नागरिक हिमाचल प्रदेश का अपने आप में एक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी के रूप में देखे। लगभग उन्हें वही अख्तियारात हैं जो पुलिस कर्मचारी के पास हैं। आप हिमाचल प्रदेश पुलिस के कान और नाक हैं, आँख हैं। जो भी सूचना आपको मिलती है अपराध के बारे में, और अन्यथा जहां भी आपको संदेह उत्पन्न होता है या किसी प्रकार की सेवा आप समझते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस आपकी कर सकती है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संदेह और संकोच के आप निकटतम अधिकारी को अवश्य बताएं। और मेरा मानना है वह अधिकारी व कर्मचारी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होगा। किसी प्रकार की कमी है तो मुझे बताइए, और यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो और लोगों को बताइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश पहले से अधिक शांतमय, अपराध के भय से मुक्त होगा, यह मैं मानकर चलता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। सवालों का जवाब मिला। 2 सवाल फिर से कह रहे हैं कि इनका जवाब भी मिलना चाहिए। एक और सवाल मैं डीजीपी साहब आपसे जानना चाहूंगा। सूबे के पुलिस मुखिया के आंखों में कई सपने हैं। वो अलग बात है कि ये सपने कई बार जुबान पे आ जाते हैं, कई बार जुबान पे नहीं आते हैं। बात जब मीडिया की आती है तो मीडिया के सामने वो अपने ख्वाबों को साझा करना जरूरी नहीं समझते। चलो, हर किसी का अपना अपना सोचना होता है। डीजीपी साहब, मेरा खुद का मानना यह है कि आप पूरे हिमाचल की सेवा कर रहे हैं। क्या एक सफल डीजीपी बनने के बाद इस बात के कयास लगाए जाए कि राजनीति में भी आपका आने का मन है या फिर नहीं? राजनीतिक क्षेत्र एक अपना अलग कार्य क्षेत्र है। आम जनता की सेवा अन्य ढंग से भी की जा सकती है। मेरा कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में आने का कोई मन नहीं है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। डीजीपी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, शायद हिमाचल में यह लागू ना होता हो, देश के बाकी हिस्सों में यह लागू होता हो। क्या राजनीति दबाव पुलिस के काम करने के तरीके पर कई बार आड़े हाथों आता है, या कई बार ये रुकावट पैदा करता है, कई बार पुलिस के रास्तों में कांटे बिछाने की कोशिश करता है? आप क्या मानते हैं कि क्या ये चीज आपके हिमाचल प्रदेश में भी लागू होती है? जो संजीव आप राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं, ये हर जगह कई बार कई मंचों पर मुझसे यह प्रश्न पूछा गया। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ, राजनेता एक बहुत अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है इस समाज का, और उनका सूचना तंत्र हमारे सूचना तंत्र से कहीं अधिक फैला हुआ है। उनका अपना नज़रिया है और हर राजनेता अपनी बात कहने में के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 34 वर्षों में कई मुकाम ऐसे आए, राजनेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा एक व्यावसायिक अधिकारी का होता है, व्यावसायिक कर्मचारी का होता है, एज ए प्रोफेशनल। तो यह मैं मानकर चलता हूं कि राजनीतिक दबाव की बात नहीं है, उनका अपना पहलू है, लेकिन कुशल और कुशाग्र ढंग से कार्य कैसे करना है आम आदमी की सेवा में, वह विभाग के ऊपर निर्भर करता है, अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। डीजीपी साहब, ये बाकी लोगों की बात हो गई, निशाना आप पर है। क्या आप पर कभी किसी नेता का दबाव आया कि जिस कार्रवाई में आप लगे हुए हैं आपको उस रास्ते से पीछे हट जाना चाहिए, या फिर उस मामले को
साइलेंट, खामोश कर देना चाहिए? जवाब, कई मर्तबा राजनीतिक नेताओं ने अपनी बात रखी सामने, किसी भी अपराध के क्षेत्र में या किसी भी और शिकायत पत्र के क्षेत्र में, जो उनका अपना सूचना तंत्र था, उसके हिसाब से सूचना क्या है और किस तरह से होना चाहिए, और विभाग का अपना मानना था, जो हमने अपना जांच और जो जांच प्रक्रिया थी उसके बारे में जो रिपोर्ट थी वह उनके सामने रखी। लेकिन यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति ने अनायास किसी जांच को डिरेल किया हो या उसकी दिशा बदलने का प्रयत्न किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुआ वह हमेशा वैधिक और नीतिगत ढंग से लीगल फ्रेमवर्क में ही किया गया, जो कि उसका अंजाम होना चाहिए, क्योंकि पुलिस, जिसको मैं मानता हूं, इज सर्वेंट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए डीजीपी साहब, सिटी चैनल ने पहल की कि पुलिस अधिकारियों को एक मंच प्रोवाइड किया जाए जहां वो आवाम के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो उनकी जवाबदेही बनती है, या जो उनका मैसेज समाज तक जाना चाहिए, ताकि जो पुलिस और आवाम के प्रति थोड़ी बहुत बनती खाई है वो खत्म की जाए। इस पहल को आप क्या कहेंगे? यह पहल अच्छी है और किसी भी संवाद के लिए आम आदमी तक पहुंचना, पुलिस आम आदमी से, जनता से क्या एक्सपेक्ट करती है, जनता हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, यदि ये संवाद जारी रहेगा तो मेरी कार्यशैली और किसी भी विभाग की कार्यशैली पहले से अधिक सक्षम होगी, अधिक प्रभावशाली होगी, और जो खाई की आप बात कर रहे हैं उस खाई को पाटने में सहायक सिद्ध होगी। वास्तव में चहल की यह पहल काफी सराहनीय है। वैसे किसी ने गलत नहीं कहा है, शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए, असर आज नहीं तो कल दिखेगा भी। सच की कसम ने पहल की, असर दिखा भी, बयान कई बार सार्वजनिक तौर पे आया भी। तो सच की कसम में आज बस इतना ही। धन्यवाद कर रहा हूं डीजीपी साहब का, जिन्होंने अपने जो उनका समय है, कीमती समय है, उसके बीच में चंद मिनट खास करके सच की कसम के लिए निकाले और आवाम के सामने बेधड़क बेखौफ सच कहा और सिर्फ और सिर्फ सच कहा। इस सच से आपको भी संतुष्ट होना होगा। तो सच की कसम में आज बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, सवालों की बरसात भी करेंगे, और विश्वास दिला रहा हूं आपको, जो सामने आएगा वो सच होगा, सिर्फ और सिर्फ सच होगा। नमस्कार।